जब महिलाओं की बात हो रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है पूरा का पूरा महिलाओं को लेकर के अपने कैंपेन को लड़की हूं लड़ सकती हूं, और अगर 2017 के चुनाव को याद कीजिए तो महिलाओं ने एक मुश्त बाहर निकल करके बीजेपी को वोट किया था, और उस समय इनका जो उज्ज्वला योजना है वो काफी काम कर गई थी वो योजना। लेकिन इस वक्त जबकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी महिलाओं के ऊपर फोकस है, और दूसरी तरफ आप ये भी याद कीजिए कि चाहे 3 तलाक का मसला हो, जिसको ला करके उस समय बहुत उसके बारे में प्रचारित किया गया, उसके बाद 2019 के चुनाव में भी उसे प्रचारित किया गया। अब भी अगर देखा जाए तो एक मसला और भी आया है, लड़कियों की उम्र जो है वो 18 से 21 करने का जो मामला सामने आ रहा है। क्या ये उस कड़ी को, 3 तलाक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ हालांकि किसी अल्पसंख्यक या किसी उसकी बात नहीं है, या ओवरऑल बात है ये 18 साल से 21 साल करना, और लेकिन क्या इसको भी आने वाले समय में एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में आप देखती हैं, या इसका कुछ और सामाजिक स्तर पे, मैं भी पर्सनली अगर कहें तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां अभी हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी भी बता रहे थे कि जहां हर चीज श्लोक पढ़ना है तो वो भी राजनीति के चश्मे से ही देखा जा रहा है, और अगर काशी में डुबकी लगाना है तो आंखें तिरछी करके ये भी देखना है कि कैमरे का फोकस कहां पे है, आरती करते समय भी आंखें तिरछी करना है। तो जहां ये है तो एक गुंजाइश और एक सवाल तो ये बनता है कि 18 साल का जो मसला है 18 से 21, यहां भी किसी राजनीतिक चश्मे से इसे भी देखा जाए क्या ये। और दूसरा सवाल ये इसके साथ में, महिलाओं की स्थिति को लेकर के जिस प्रकार कांग्रेस एग्रेसिव है, और उसमें न समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है न ही बीजेपी दिखाई दे रही है, इसमें कांग्रेस की मजबूती को किस ढंग से आप देखती हैं? और इसके साथ साथ आप कुछ जोड़ना चाहती थी, उसे पहले जोड़ लीजिए। जी, तो मुझे लगता है कि अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उतनी मजबूती से कोई नहीं उठा रही है, क्योंकि वाहिद एक कोई अगर महिला मजबूत चेहरा किसी के पास है जो भीड़ जुटा सकता है, जिसके पीछे हुजूम चल सकता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की छवि आती है और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है एक प्रॉमिसिंग लीडर के तौर पर लोग उनको देखते हैं, जाहिर सी बात है वो प्रियंका गांधी हैं। उनमें वो काबिलियत है, और जिस तरह की उनकी तमाम हमने तकरीर देखी उसमें भी एक तरह का एक डिफरेंट एक वो होता है जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि अभी जो उनकी पिछली कुछ सभाएं हुई हैं वहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो आई हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए राजीव जी कि एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर क्या वाकई में जो घर के पुरुष हैं वो महिलाओं को वो अधिकार देते हैं कि अगर पुरुष चाहता है कि वो ABC पार्टी को वोट करे तो D पार्टी को अगर कोई महिला करना चाहती है तो उसके पास क्या वो अधिकार मौजूद है? हमने अक्सर ये देखा है, और खुद मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखे हैं जहां पर पर्ची हाथ में पकड़ाई जाती है महिलाओं को घर की, और कहा जाता है कि जाओ इस पार्टी को जाके वोट कर दो। तो क्या वो आजादी जो है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को दी जाएगी कि अगर वाकई में वो कुछ अपने घर के मर्दों से मुख्तलिफ चुनना चाहती हैं तो वो क्या कर सकती हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज मैं देख रही थी स्मृति ईरानी का एक ट्वीट जिसको वो कर्नाटक के जो कांग्रेस के MLA हैं जिन्होंने बेहद बेहुदा जो उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको जो है निकाल देना चाहिए। मैं उन्हीं स्मृति ईरानी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो नरसिंह सरस्वती हैं, जब बीजेपी की जो महिला नेता हैं उनको लेकर जिस तरह की अभद्र घिनौनी बातें जब वो करता है तो उसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया जाता है, उसको लेकर साफ सूंघ जाता है तमाम जितनी भी महिला नेता है बीजेपी की, उसको लेकर कोई बात नहीं करती है, और बाकायदा तौर पर वीडियो में पूरे एक लेंथ में लगातार प्रहार करता है, और सिर्फ बीजेपी की महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रहार किया जाता है और उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है, तब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। कम से कम मैं ये कहूंगी कि हालांकि ये इनफ नहीं है और इसको लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि इतनी कम से कम शर्मिंदगी है और इस तरह की बातें कम से कम कांग्रेस की तरफ से आ भी जाती हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, अलका लांबा ने ट्वीट किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से तो इतना भी नहीं आता है।
और दूसरा 18 से 21 वाली जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 18 से 21 साल जो है उम्र कर दी गई है, आखिर किसको खुश करने की कोशिश जो है इसमें की जा रही है? किसने कहा था कि 18 से 21 साल की अगर आप उम्र कर देते हैं तो ये प्रोग्रेसिव सोच है? हो सकता है कि इससे कुछ फायदा हो उन लड़कियों को, जहां पर ऑब्वियसली इसको इलीगल जो है करार दिया जा सकता है अगर 21 साल से कम की उम्र में शादी की जाती है। लेकिन वहीं जहां महिलाओं को रिजर्वेशन की बात आती है 33%, तो वहीं पर आप ये देखें कि किस तरह से बीजेपी जो है वो कहीं पीछे खड़ी नजर आती है। तो ये आप इसको दोगला चरित्र आप नहीं बोलेंगे कि जहां एक तरफ आप कहते हैं कि महिला उत्थान की आप बात करें 18 से 21 की, तो वहीं महिला आरक्षण की बात को लेकर आप कहीं उसको पुरजोर तरीके से उठाते हुए या उसका समर्थन करते हुए नजर नहीं आते हैं। ट्रिपल तलाक की आपने बात की, ट्रिपल तलाक को लेकर मैं कहूंगी कि जिस समुदाय को लेकर, जिस समुदाय की खवातीन औरतों को लेकर आप वो बिल लेकर आए, आपने उसे कानून बनाया, उनसे आपने बात तक नहीं की। आपने इस तरह के प्रोविजन रखे जिससे उन्हें और परेशानी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, जिससे साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मर्दों को टारगेट करने की उसमें कोशिश है। जिस तरह से किसानों को लेकर बिल लाया गया, उसी तरह से ट्रिपल तलाक जो है वो बिल लाया गया। हालांकि मैं इसका समर्थन करती हूँ, मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक की इस्लाम में कोई जगह नहीं है और इसको कंप्लीटली इसको अबॉलिश करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लाया गया है, जिस फॉर्म में लाया गया है, उसकी बहुत सारी चीजों से मुझे एतराज है। और वही मुस्लिम वोट बैंक की भी बात जो है वो की जा रही थी, तो मैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी ये कहूंगी कि हमें पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल देखना चाहिए, जहां पर आप ये देखें कि कांग्रेस की क्या हालत हुई, लेफ्ट पार्टीज की क्या हालत हुई, AIMM जिसने वहां पर कोशिश की पहली बार, उसकी क्या हालत हुई। तो मुसलमान जो है बहुत सूझबूझ से वोट करता है और जिस तरफ जो पार्टी जीतती हुई नजर आती है एक्सेप्ट बीजेपी, वो उसी तरफ जो है वोट करता हुआ नजर आता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ उसका रुझान है, क्योंकि कई बड़े चेहरे मुसलमानों के देखते हैं जो समाजवादी पार्टी में है। हालांकि आजम खान का क्या हाल हुआ है वो भी हम सबके सामने है। एक पद्दावर लीडर को किस तरह से हमेशा के लिए है वो एक तरह से खामोश कर दिया गया, जेल में वो बंद है। लेकिन उसी के साथ साथ शफीकुर रहमान बर्क की भी मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि 18 साल जो है वो भी ज्यादा थी उम्र, अगर उससे कम की जाती तो वो ठीक थी, और लड़कियां जो हैं वो आवारगर्दी और ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा है। तो इस तरह के बयान आप ये देखिए कि कितनी रिग्रेसिव सोच को उनके दिखाते हैं। और मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार बनी है वहां उनके लिए जगह बहुत अच्छी है, चाहे तो वहां वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो निजाम है उसमें तो शायद उनकी उस तरह से जगह नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि मुसलमानों को लेकर मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन का स्टेट मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में है। AIMM ट्राई जरूर कर रही है, और क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन और हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था कि मैं जब इलेक्शन कवर करने गई थी कि बड़ी तादाद में लोग आते थे, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं हुआ। तो वही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बहुत ज्यादा कोई बटेगा, ऐसा अभी फिलहाल प्रतीत नहीं होता है। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।